आपको जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसका मन नहीं रहता है, क्योंकि आपके बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो 20,000 ओम है, जो कि बहुत ज्यादा है। उसको जाने का मन नहीं था, आपने मजबूर किया कि नहीं करंट, हमें छोड़कर तू नहीं जा सकता, और नीचे और अर्थिंग दे दिए, ऐसा चप्पल वप्पल नहीं पहने हैं, सर्किट कंप्लीट हो गया उसको अर्थ में जाने के लिए। तो जब वो मजबूर होता है तब आपके थ्रू जाएगा, नहीं होगा नहीं जाएगा। न्यूमेरिकल बनेगा यहाँ से कि लेंथ को दुगना कर दिया तो क्षेत्रफल को आधा कर दिया, तो क्या हुआ, किसी वायर का लंबाई इतना था, उसको इस तरीके से खींचा गया कि लंबाई क्या हो गया, दुगना हो गया। अगर आप उदासीन तार को डायरेक्ट छू दिए तो कुछ होगा, लाइव वायर को डायरेक्ट छू दिए तो भी कुछ नहीं होगा। कंडीशन है, लेकिन आपका बॉडी इंसुलेशन में होना चाहिए, कहीं से उसको अर्थिंग नहीं मिला होना चाहिए। याद रखना, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम मटेरियल के लेंथ को दुगना कर दे तो प्रतिरोधकता में क्या अंतर आएगा। आवृत्ति 50 हर्ट्ज का मतलब क्या पता है, ये ट्यूब लाइट 1 सेकंड में 100 बार बंद हो रहा है, और आपके घर वाले क्या बोलते हैं, ज्यादा बंद चालू मत करो, खराब हो जाएगा। तो डिटेल में हम बात किए थे कि कोई कंडक्टर कंडक्टर क्यों होता है, इंसुलेटर इंसुलेटर क्यों होता है, सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर क्यों होता है, इलेक्ट्रिक करंट ये क्या होता है, आवेश प्रवाह का दर। इसका मतलब जिसको हम बोलते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित कौन होता है, चार्ज, आवेश, है ना। तो आवेश बटे समय, अगर हम इसका इकाई देखें, आवेश का क्या होता है, कूलाम, और कूलाम पर सेकेंड को ही क्या बोला जाता है, एम्पियर बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना कि आवेश अदिश है कि सदिश है, अदिश है, लेकिन आप तो इसका दिशा दिखाते हैं, दिखाते कि नहीं दिखाते। ऐसा बैटरी लगाए, मान लीजिए एक रजिस्टर है, तो करंट का डायरेक्शन तो ऐसा दिखाते हैं, फिर अदिश कैसे हुआ भाई। जितने भी वेक्टर के योग नियम को पालन नहीं करेगा वो सब अदिश है, समझते हैं बात, ठीक है। पर दिशा क्यों दिखाया जब अदिश है, तो ये प्रवाहित होता ही नहीं है, वैद्युत धारा जो है वो प्रवाहित नहीं होता। प्रवाहित कौन होता है, इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या होता है कि जब इसके बाद आगे चैप्टर पढ़ते थे कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वहां पर रूल आता है, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। इन नियमों को पढ़ने के लिए हमारे पास वैद्युत धारा का एक सुविधाजनक दिशा होना चाहिए, तब इसको पढ़ सकते हैं। तो वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभावों के अध्ययन के लिए वैद्युत धारा का एक आर्बिट्रेरी सुविधाजनक दिशा मान लिया जाता है, होता नहीं है, ताकि हम उस सब रूल का उपयोग करके क्या कर सके, चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन कर सके। तो क्या मान लिया गया कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है उसके विपरीत दिशा में किसको मान लिया जाएगा, धारा के दिशा को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह कैसे होगा, इस दिशा में। इलेक्ट्रॉन खुद ऋणात्मक है तो किसके तरफ जाएगा, धनात्मक की तरफ। ये बैटरा का धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। तो आवेश कैसा राशि है, वैसे ही क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसा राशि है, अदिश की सदिश। धारा को सोच के लगता है कि सदिश है लेकिन है वो अदिश, और क्षेत्रफल को सोच के लगता है कि वो अदिश है लेकिन है वो सदिश। और क्षेत्रफल का दिशा होता है हमेशा क्षेत्र के लंबवत। 11वीं क्लास में एक टॉपिक था, एरिया एज एन अ वेक्टर क्वांटिटी, तभी तो आप फ्लक्स को लिखते थे B.A, है ना, चुंबकीय फ्लक्स को लिखते थे B.A, और वैद्युत फ्लक्स को लिखते थे E.A या EDS cos थीटा। तो क्षेत्रफल जो है सदिश राशि है और वैद्युत धारा जो है वो अदिश राशि है। उसके अलावा भी एक और राशि होता है, प्रदिश राशि। ज्यादा बुक में इसके बारे में नहीं मिलेगा। अदिश होता है, सदिश होता है, प्रदिश होता है, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। तो प्रदिश राशि में कौन कौन सा आता है, प्रतिबल, प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस, दाब, दाब यानी कि दोनों तो सेम ही है। अगर ठोस पढ़ रहे हैं तो उसी को प्रतिबल कहते हैं, अगर तरल पढ़ रहे हैं तो उसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, और एक होता है कोण, एंगल। ठीक है, ये सब कैसी राशि है, प्रदिश राशि है, टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या बोलता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आपको जितना ज्यादा करंट चाहिए उतना ज्यादा मात्रा का बैटरी लगाना पड़ेगा, मतलब उतना ज्यादा विभवांतर आपको देना पड़ेगा। तो V इक्वल टू क्या हो गया, IR। अब देखिए V का पावर V1, I का पावर V1, इसका मतलब ये सीधी रेखा का समीकरण है जो 0 से चालू होता है, V0 तो I V0। ठीक है, अब ये बन गया V, ये है I,
अगर हम इसका स्लोप देखना चाहें तो स्लोप होता है y बाई एक्स, y का वैल्यू v, x में क्या बनाए हैं i, v बाई i क्या है r है, तो vi ग्राफ का स्लोप क्या देता है r देता है, iv ग्राफ कर देता तो 1 बाई r देता। ठीक है, अब देखिए दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी कि दोनों ओमिक रेजिस्टेंस है, ओमी रेजिस्टेंस है। तो आपको बोला जाए कि ये 1 है ये 2 है, तो क्या कहेंगे R1 का ज्यादा होगा किससे, R2 से, क्योंकि स्लोप 1 का क्या है ज्यादा है। ठीक है, प्रवणता ज्यादा है। R का इकाई वोल्ट बाई एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को ही क्या कहा जाता है, ओम कहा जाता है। ठीक है, जो चालक ओम के नियम का अनुसरण करता है उसे ओमी चालक कहते हैं, नहीं तो अनोमी चालक कहते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, अब किन किन फैक्टर पर प्रतिरोध निर्भर करता है। अब है क्या ये प्रतिरोध, तो जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा होता है तो चालक के अंदर के बारे में सोचिए। जैसे ही आपने विभवांतर लगाया, जैसे ही आपने क्या लगाया, विभवांतर लगाया, तो इसमें ये चालक है, इसके इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू हो गए। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए हैं, इस चालक जो एटम से बना है उस एटम को छोड़ दिए हैं। आखिरी वाले सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन था जो कि छोड़ के निकल गया है, तो उसने अपने साथ क्या छोड़ा है पीछे, पॉजिटिव आयन। बाकी ना इलेक्ट्रॉन जब एटम से बाहर निकला होगा तो उसको धनात्मक आयन बना के बाहर निकला होगा, और जब ये प्रवाह होगा तो उन धनात्मक आयन से बार बार टकराएगा, उसके आगे भी धनात्मक आयन मिलने वाला है। तो जब इलेक्ट्रॉन या चार्ज फ्लो होता है तो बार बार टकराने की वजह से, बार बार संघट की वजह से, कोलिजन की वजह से, किसके साथ कोलिजन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में भी टकरा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन आयन के साथ भी टकरा सकता है, जिसके वजह से उसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और इसी बार बार कोलिजन टक्कर की वजह से लंबे समय तक अगर आपने क्या कर दिया, करंट फ्लो करवा दिया, तो तार गर्म हो जाता है। जब भी कोलिजन होगा हीट जनरेट होगा, तो जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, हीट जनरेट होगा, क्योंकि उतना ज्यादा कोलिजन होगा। अगर चालक है और उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यादृच्छिक गति चालू हो जाएगा, रैंडम मोशन, फटाफट टकराना चालू हो जाएंगे, ज्यादा एनर्जी मिल गया उसको। लेकिन अगर कोई अर्ध चालक है उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस और क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चालक है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जाता है अर्धचालक का कंडक्टिविटी बढ़ जाता है और वो चालक जैसे कुछ कुछ व्यवहार करना चालू कर देता है। कमरे के ताप पर वो बिल्कुल अचालक जैसे व्यवहार करता है अगर अर्धचालक है तो। ठीक है, तो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है प्रतिरोध। प्रतिरोध डिपेंड करता है लेंथ पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितना ज्यादा ट्रेवल करेगा उतना ज्यादा कोलिजन होगा, संघट होगा, जितना ज्यादा संघट होगा उतना ज्यादा अवरोध होगा, जितना ज्यादा अवरोध है वही क्या है, प्रतिरोध है। जबकि क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कम जगह में आप 100 लोग को दौड़ाओ, आपस में ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा एरिया दे दो, अब दौड़ने बोलो, हाँ, तो जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, काट अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होगा, उतना कम प्रतिरोध होगा। दोनों को मिला दो तो क्या लिखेंगे, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अब इसको हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, रो L बाई A। ठीक है, जहां पर रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। ठीक है, रो से थोड़ा खेल लेते हैं, RA बाई L। इसका इकाई देख लेते हैं, R का ओम, A का मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, ओम मीटर। ठीक है, अब देखते हैं रो का परिभाषा। देखो न्यूमेरिकल बनेगा यहां से कि लेंथ को दुगना कर दिया तो क्षेत्रफल को आधा कर दिया, तो क्या हुआ, किसी वायर का लंबाई इतना था उसको इस तरीके से खींचा गया कि लंबाई क्या हो गया, दुगना हो गया। करवाता हूं अभी थोड़ी देर में। अब देखिए रो क्या लिखे हैं आप, RA बाई L। यदि ऐसा हो जाए कि L बराबर 1 मीटर हो जाए, एरिया बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो क्या R और रो आपस में क्या हो जाएंगे,
यही परिभाषा है कि एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाला चालक जितना प्रतिरोध दिखाता है उसी को उसका प्रतिरोधकता कहते हैं। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। याद रखना, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम मटेरियल के लेंथ को दुगना कर दे तो प्रतिरोधकता में क्या अंतर आएगा? कोई अंतर नहीं आएगा। जब तक मटेरियल या टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक एक पदार्थ का दिए गए ताप पर एक ही रेजिस्टिविटी होता है, चाहे उसका साइज, शेप, डायमेंशन कुछ भी हो। कारण क्या बोलता है? उसका साइज शेप कितना मुझे मतलब नहीं है, मुझे ऐसा सैंपल दो उसमें जिसका लंबाई 1 हो, क्षेत्रफल 1 हो, ये जितना रेजिस्टेंस दिखाएगा उसी को इस पूरे मटेरियल का क्या कहूंगा? प्रतिरोधकता कहूंगा, रेजिस्टिविटी कहूंगा। तो ये डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। डायमेंशन पर डिपेंड कौन करता है? रेजिस्टेंस। लेंथ को दुगना कर दिया, एरिया का आधा कर दिया, इसको 1/4 कर दिया, 4 गुना कर दिया, 5 गुना कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। आर प्रतिरोध वाले चालक की लंबाई को दुगना कर दिया जाए और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो बताइए प्रतिरोध में क्या बदलाव आएगा? देखिए आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए। अब बोलता है कि नया रेजिस्टेंस बताइए, तो आप नया प्रतिरोधकता बताइए, ये नहीं कह सकते क्योंकि वो कभी चेंज होने वाला। नया लंबाई बताइए और नया क्षेत्रफल बताइए। तो नया लंबाई कितना दिया है? 2 गुना, और नया क्षेत्रफल कितना दिया है? पुराने का आधा। तो क्या बन गया? 4 रो एल बाई ए, और रो एल बाई ए क्या है? तो आर डैश बराबर 4 गुना आर। अगला क्वेश्चन लिखिए। आर प्रतिरोध वाले एक चालक को इस तरीके से खींचा जाता है कि उसकी लंबाई दोगुनी हो जाती है तो बताइए प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा? ये कोई चालक है जिसका प्रतिरोध आर है और लंबाई क्या मान लेते हैं? एल। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रो एल बाई ए। अब इसको इस तरीके से खींचा गया कि लंबाई कितना हो गया? 2L। तो भैया इसका एरिया अगर ए माना हूं तो इसका एरिया ए ही होगा क्या? चेंज होगा ना एरिया, समझ रहे हैं क्या? लेकिन एक बात है, इसमें ना कुछ जोड़ा गया है ना घटाया गया है, मटेरियल तो उतना ही है ना, यानी कि दोनों का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना? एरिया इंटू लेंथ, इसका वॉल्यूम कितना? ए डैश इंटू 2L। अब दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों को सेम कर दिए तो ए डैश इंटू 2L इक्वल टू ए एल। एल से एल खत्म, ए डैश बराबर क्या आ गया? ए बाई 2। पुराना वाला क्वेश्चन ही है। लेंथ को दुगना कर देंगे तो क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। तो पिछले बार में क्या किया था? सैंपल चेंज किया था, मटेरियल वही रखा था, है ना? दोनों का वैल्यू दिया था, इसका मतलब उसने मटेरियल सेम रखा था, सैंपल ही बदल दिया था। इसने सैंपल नहीं बदला, उसी को खींच के क्या किया गया है? तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो आप सीधा फिर से वैसे ही बना लीजिए, या दूसरा तरीका देखिए, ऐसे कर लेते आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो आप बोलेंगे कि सर लंबाई के बारे में तो दिया है, क्षेत्रफल के बारे में नहीं दिया है, तो काम करो क्षेत्रफल को उड़ा दो किसी भी तरीके से, है ना? तो हम क्या किए, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिए, एल से मल्टीप्लाई कर दिए, एल से मल्टीप्लाई भी कर दो और एल से डिवाइड भी कर दो। ऊपर क्या हो गया? रो एल स्क्वायर, नीचे ए एल क्या हो गया? वॉल्यूम। ठीक, अब रो भी चेंज नहीं होता, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता, चेंज केवल क्या होता है? वेरिएबल केवल क्या है? एल है। तो अब रखिए आप, तो नया आर क्या रखेंगे? रो एल की जगह क्या रखेंगे? 2L। वॉल्यूम तो वही है, तो क्या हो जाएगा? 4 रो एल स्क्वायर बाई वी। और ये क्या है? पुराना रेजिस्टेंस है, तो आर डैश इक्वल टू 4 टाइम्स पुराना। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए देखिए, प्रतिरोधों का चालकत्व ये किसके बराबर होता है? 1/, चालकत्व यानी कि कंडक्टेंस, ये बराबर होता है 1/, प्रतिरोध के। इकाई देखूं, 1/, ओम। ठीक, इसी को बोलते हैं ओम इनवर्स। आप इसी को लिख सकते हैं 1/, ओम। इसी को लिख सकते हैं ओम इनवर्स। इसी को बोलते हैं महो, और इसी को ऐसे कर देते हैं। ठीक तो है आप, ये सही है, नया बुक में नहीं दिया रहेगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि एम्पियर लिखे थे उसको ऐसे कर दिए। सर वहां तो उल्टा किए थे आप, एम्पियर इनवर्स। तो इसी बस में होता है कि ओम का इनवर्स होता है महो, और इसी का एक और नाम है जो भाई साहब बताए थे। ये सब का मतलब क्या है?
सेम। एक होता है क्या, चालकता, ये किसके बराबर होता है, 1 बटे प्रतिरोधकता। कंडक्टिविटी, तो ये क्या है, रेजिस्टिविटी। सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। इकाई देखना चाहें 1 ओम मीटर, तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी कि ऐसा मीटर इनवर्स, यानी कि ऐसा मीटर इनवर्स, यानी कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी कि महो मीटर इनवर्स। ये सब एक ही बात है, ठीक है। ध्यान रखना ये वाले यूनिट को, ये सबको पता रहता है, ये जनरली नहीं पता होता है। बढ़े आगे, प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक होता है सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम, एक होता है पैरेलल यानी कि समांतर क्रम, ठीक। एक जहां खत्म हो दूसरा वहां चालू हो, दूसरा जहां खत्म हो तीसरा वहां चालू हो, तीसरा जहां खत्म हो चौथा वहां चालू हो, चौथा जहां खत्म हो पांचवा वहां चालू हो, इस तरीके से कनेक्टेड है, तब उसको क्या कहेंगे, श्रेणी में है। R1 R2 R3। ये करंट के पास केवल एक ही रास्ता है, जो करंट R1 में जाएगा वही करंट R2 में जाएगा, वही करंट R3 में जाएगा, वही करंट R4 में जाएगा। यानी कि इस केस में करंट क्या होता है, सेम होता है। इन ऑल रजिस्टर, सभी प्रतिरोधों में सेम होता है, समान होता है, ठीक है। लेकिन विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस वितरित हो जाएगा, अलग अलग होगा, अपने अपने औकात के हिसाब से लेगा। बड़ा रजिस्टर है बड़ा पोटेंशियल खाएगा, छोटा रजिस्टर है छोटा खाएगा। मान लेते हैं कि ये V1 खाया, इसने V2 को खा लिया, इसने V3 को खा लिया, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, एक सब को हटा के एक ऐसा प्रतिरोध लगाना चाहते हैं जो बिल्कुल इस सर्किट को वैसा ही प्रभाव दे जैसा ये तीनों मिला के दे रहे हैं, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तब उसको क्या कहेंगे, तुल्य प्रतिरोध, R इक्विवेलेंट, है ना, तुल्य या परिणामी। और सीरीज में किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, और रहता तो और जुड़ते जाता, ठीक है। यहां से सवाल बनेंगे। अगर यही समांतर हो गया तो देखिए सब के सब इन्हीं दो पॉइंट के बीच है, तो सबका विभवांतर सेम, लेकिन करंट के पास अब 3 रास्ते हैं, I1 I2 और, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इस तरीके से बोलते। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, यहां भी हमको क्या करना है, R इक्विवेलेंट निकालना है कि विभवांतर इस बार क्या हो गया, सभी में समान हो गया, और वैद्युत धारा क्या हो गया, वितरित हो गया, ठीक है। बड़ा प्रतिरोध छोटा धारा लेगा, छोटा प्रतिरोध बड़ा धारा लेगा, क्योंकि धारा हमेशा वहां से गुजरना चाहती है जहां उसको सबसे कम प्रतिरोध मिले। आपको जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसका मन नहीं रहता है, क्योंकि आपके बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो 20,000 ओम है, समझ रहे हैं क्या, जो कि बहुत ज्यादा है। उसको जाने का मन नहीं था, आपने मजबूर किया कि नहीं करंट, हमें छोड़कर तू नहीं जा सकता, और नीचे और अर्थिंग दे दिए, ऐसा चप्पल वप्पल नहीं पहने हैं, सर्किट कंप्लीट हो गया, उसको अर्थ में जाने के लिए सबसे, है ना। तो जब वो मजबूर होता है तब आपके थ्रू जाएगा, नहीं होगा नहीं जाएगा। अर्थिंग देके हम उसके लिए दूसरा रास्ता बना देते हैं, तभी हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचा लेता है। क्या करेगा, मैक्सिमम लीकेज करंट किसके थ्रू चला जाएगा, अर्थिंग। जा आपके थ्रू भी सकता था, लेकिन उसको देखा कि अर्थिंग वाले का प्रतिरोध एकदम कम है, क्योंकि पृथ्वी का जो धारिता है वो अनंत है, उसको बहुत कम प्रतिरोध मिला, तो मैक्सिमम करंट वहां चला गया, हम बच गए, ठीक है। लेकिन उसी समय अर्थिंग को कोई काट दे, राम नाम, बाल खड़े हो जाएंगे फिर। चलिए देखिए, तो यहाँ क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और रहेगा तो ऐसा जुड़ते जाएगा, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन देख लीजिए इसका। लिखिए, दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 10th क्लास का वो फेमस क्वेश्चन जो हर बार आता था, नहीं आता था तो एग्जाम क्या हो जाता था, कैंसिल हो जाता था। ए और बी के बीच, ब्रैकेट में लिख लो, ए और बी के बीच सभी प्रतिरोध कितने ओम के हैं, 1 ओम के हैं। चलिए बनाइए फटाफट, बिना पेन चलाए भी बनाया जा सकता है। देखिए इसका आंसर ले लेते हैं, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, R1 भी 1 R2 भी, तो 1/R किसके बराबर हो गया,
1/1 प्लस 1/1, ठीक है, पैरेलल में है ना, ठीक है। 1/r इक्वल टू 2, तो r इक्वल टू कितना आ गया 1/2। अगर इसका 1/2 है तो इसका भी, ठीक है। तो चारों कितने कितने हो गए 1/2 1/2 1/2, तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये भी 1/2, ये भी 1/2 ओम, ये भी 1/2 ओम, और ये भी 1/2। तो 1 कैसे आया, आंसर 2 आ रहा होगा क्या। दोनों ये किस में है, सीरीज में। इन दोनों का आंसर क्या हो गया 1, और इन दोनों का आंसर भी कितना हो गया, और वही वाला आंसर आप बता दिए कि सर आया तो हमको भी है। तो 1 और 1 ओम, फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, पक्का दोनों किस में है, पैरेलल में है। हाँ, तो r कितना हो जाएगा 1/, वो सब में 2 लिखा था, तो 2 और 2 रहता तो आंसर इसका आता 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो 1 और 1 2, 1 और 1 2, ठीक है। फिर 1/2 प्लस 1/2 तब आता था 1। इस तरीके का अगर पूछा भी तो सिंपल ही पूछेगा, कुछ विशेष नहीं है ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। करंट कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, प्रकार 1 और प्रकार, एक होता है दिष्ट धारा और एक होता है एसी प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। दिष्ट धारा अपना दिशा कभी नहीं बदलती, परिमाण बदल भी सकती है और नहीं बदल सकती है, और ये अपना दिशा और परिमाण दोनों ही क्या करता है, बदलता है। मतलब इस तरीके का बनता है, पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से, ठीक है। और दिष्ट धारा कैसे है, या तो ये ऐसे बनेगा या तो ऐसे बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी निगेटिव में जाने वाली नहीं है। दिष्ट धारा को संचित कर सकते हैं, और आपने मोबाइल में दिष्ट धारा संचित करके लाए हैं। एसी को संचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप देखे होंगे कि एसी के लिए पतले पतले तारों का गुच्छा उपयोग करते हैं, क्योंकि एसी जो धारा है ये सतह पर प्रवाहित होती है ना, वायर के सरफेस पर फ्लो होती है, ठीक है। तो पतला पतला तार देंगे तो ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है, तो आसानी से फ्लो हो सकती है। और ये क्या होता है, पूरे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में एक समान प्रवाहित होती है, यूनिफॉर्म, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में एसी का उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस में किसका उपयोग होगा, एनोड कैथोड लगाते थे इलेक्ट्रोलिसिस में, तो एसी में काम, ठीक है। दूसरा, डीसी में जो ट्रांसफार्मर है वो डीसी में काम नहीं करता है, एसी में ट्रांसफार्मर काम करता है। डीसी को लंबी दूरी नहीं भेजा जा सकता और इसे लंबी दूरी भेजा जा सकता है। दोनों में से कौन ज्यादा खतरनाक है, देखो समान एक लोअर पोटेंशियल में काम करते हम छोटा वाला वैल्यू में, तो एसी ज्यादा खतरनाक होता है। कारण 12-15 वोल्ट के डीसी को तो आप मुंह में रख लो, कुछ नहीं होगा, है ना, छू दो कहीं कर दो, 12 यही तो करते हैं, 12-15 वोल्ट का तो देते हैं हमको मोबाइल चार्ज करने के लिए ट्रेन में। लेकिन ऐसा है कि डीसी ज्यादा वोल्ट का है, तब अपना प्रभाव तबियत के साथ दिखाना चालू होगा, क्योंकि डीसी एक बार पकड़ लिया वो छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन एसी कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि आपकी किस्मत ऐसा रहेगा कि जैसे छुए दूर फेंक दिया, क्या पता उस समय डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा। ये क्या करता है, छोड़ता है पकड़ता है, छोड़ता है पकड़ता है भयंकर स्पीड से, तो जिस समय आप पकड़ रहे थे उसी समय क्या पता दूर भेज दिया और किस्मत खराब रहा, तो पकड़ लेगा, उसका छोड़ने वाला था उससे पहले पकड़ लेगा। तो ऐसा चांस बनेगा कि डीसी आपको दूर फेंक दिया, ऐसा चांस बिल्कुल बनेगा। कर्म किस्मत की बात है, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल वही बात है भाई। यही वजह है, देखे एक ये वजह है और एक ये वजह है जिसके वजह से भारत सरकार मजबूर हो गई है कि हमको डीसी नहीं भेज सकती। ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा, लंबी दूरी नहीं भेजा जा सकता। अब ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा तो सरकार अगर 2000 वोल्ट का भेजी है, आते आते 1000 बचा, 500 बचा, 400 बचा, 300 बचा, तो शुरू में 1000 है, अब उसको कम कैसे करें। अब देखो सपोज 50 वोल्ट का डीसी भेजना चाहती है तो 50 ही का भेजेगी, तो हम तक पहुंचते तक 50 रहेगा क्या,
तो दिक्कत हो गया, भेज ही नहीं सकती सरकार। अब वो क्या बोले 50 है, एक काम करो 200 भेजो, तो पास में है उनको तो 200 मिल रहा है, उनके घर तो फटाफट बम ब्लास्ट हो रहा है, आप तक 50 भी नहीं पहुंच पा रहा है, समस्या है। तो लंबी दूरी के लिए इसको उपयोग नहीं किया जा सकता। ट्रेन किस में चलता है, तो ट्रेन दोनों में चलता है, एसी और डीसी दोनों में चलता है, लेकिन हमारी सरकार जो है एसी में चला के अंदर डीसी भेजती है, ताकि अगर लोहे से टकरा जाए तो आपको मजा ना आ जाए, ठीक है। तो आपका चार्जिंग करने के लिए 12-14 वोल्ट का डीसी प्रोवाइड कर देती है, समझ रहे हैं क्या। इस वजह से जो भारत सरकार है, देखिए इसमें 3 होल होते हैं, 1, 2 और 3। इसमें से ये वाला क्या है, जीवित तार कहते हैं इसे, हाँ जीवित तार, लाइव वायर। कौन से कलर का रहेगा, लाल रंग का रहेगा। ये कौन सा होता है, उदासीन, न्यूट्रल। कौन से कलर का, ब्लैक कलर का। और ये क्या है, अर्थिंग, भू संपर्क। लेकिन आपको इस पंखे में अर्थिंग नहीं मिलेगा, इस कैमरे में अर्थिंग नहीं मिलेगा, इस ट्यूबलाइट में अर्थिंग नहीं मिलेगा, इसमें अर्थिंग मिलेगा। कारण कभी ऐसा संभव है कि पंखा चल रहा है उसको जाग छू दिया, नहीं, फ्रिज को छुएंगे चलते हुए, कूलर को छुएंगे, तो जिसमें हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर है उसमें अर्थिंग प्रोवाइड करने की जरूरत है। भारत सरकार जो हमको कौन सा करंट भेजती है, एसी। दोनों के बीच का विभवांतर 220 से 240 वोल्ट, आवृत्ति 50 हर्ट्ज। आवृत्ति 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है पता है, ये ट्यूब लाइट 1 सेकंड में 100 बार बंद हो रहा है। 1 सेकंड में कितने बार, और आपके घर वाले क्या बोलते हैं, ज्यादा बंद चालू मत करो खराब हो जाएगा। खुद ही 1 सेकंड में कितना बंद हो रहा है, आपको इसको देख 1 सेकंड में 100 बार बंद होगा तो आप महसूस कर पाएंगे क्या। तो आप क्या करना, घर जाना, किसी भी लाइट का आप स्लो मोशन में वीडियो बनाना, उसके बाद देखना, पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में कितने बार बंद हो रहा है। 1 सेकंड में 100 बार बंद हो रहा है ये तो पता नहीं चलेगा, लेकिन चालू बंद हो रहा है पता चलेगा। देखिए कैसे मैं आपको बताता हूँ। एसी है, एसी ऐसा है, अब बोलता है कि इसकी आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज, तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 1/50 सेकेंड, आवृत्ति का उल्टा। अब देखिए एक चक्र पूरा करने में कितना समय ले रहा है, 1/50 सेकेंड। यह है एक चक्र, एक धनात्मक और एक, और यहीं पर ये बंद हो जा रहा है 0, मतलब 1/50 सेकेंड का आधा, 1/100 सेकेंड। समझ रहे हैं क्या। अगर आप उदासीन तार को डायरेक्ट छू दिए तो कुछ होगा, लाइव वायर को डायरेक्ट छू दिए तो भी कुछ नहीं होगा। कंडीशन है, लेकिन आपका बॉडी इंसुलेशन में होना चाहिए, कहीं से उसको अर्थिंग नहीं मिला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक हाथ में आप लाइव वायर को पकड़े दूसरे में उदासीन, ठीक है, राख हो जाओगे। आप केवल लाइव वायर को छूते हैं और आपके बॉडी में ह्यूमिडिटी की कमी है, मतलब पसीना वसीना नहीं आया, कहीं से लीकेज करंट जाने का कोई संभावना नहीं है, लाइव वायर को छूंगे कुछ, कहीं से अर्थिंग बस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी अगर अर्थिंग मिला तो प्रैक्टिकल आपकी जिंदगी का आखिरी होगा, दोबारा मौका। इसीलिए जो चिड़िया है पेड़ पे बैठती है, बात किए थी कि नहीं, चिड़िया है पेड़ पे बैठती है तो उसको करंट नहीं लगेगा भाई, कारण उसके दोनों पैर तो सेम पोटेंशियल पे है ना। आप 220 वोल्ट को पकड़ दिए, पूरा आपके बॉडी में 220 वोल्ट है, करंट किधर जाएगा, कहीं तो पोटेंशियल का अंतर चाहिए ना। आप किसी को छू बस दो ना, वो बचेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होना चाहिए बस, फिर करंट नहीं लगेगा। कोई आदमी अपने दोनों हाथ में लाइव वायर को पकड़ के झूल जाए, प्रोवाइडेड बाकी में से किसी तार से आपका टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपको पता है कि चमगादड़ जो है, एक पंख दूसरे तार में, दूसरा पंख दूसरे तार में, ये लटका क्यों मिलता है, क्योंकि अब विभवांतर मिल गया ना, विभव में अंतर हो गया, विभव में अंतर हो गया, करंट फ्लो होना चालू हो गया। समझ रहे हैं क्या। तो हमको भारत सरकार एसी भेजती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, विभवांतर जीवित तार और उदासीन तार के बीच 220 है। लेकिन ध्यान रखना, ये जीवित तार को प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, बहुत रिस्की है, हल्का भी कहीं से लीकेज करंट आ गया समस्या हो सकती है, ठीक है। नहीं तो इंसुलेटेड बिल्डिंग में लोग 9-9 हजार के वोल्ट के तार को पकड़ देते हैं, क्योंकि उनको अनुभव है। तो पूरा बिल्डिंग किसमें है, इंसुलेशन में है, कहीं से अर्थिंग मिलने का कोई संभावना नहीं है। बिल्डिंग के अंदर ह्यूमिडिटी को मेंटेन किया जाता है, ऐसा मत हो जाए कि वही वाला जो बोला था ना, बिजली कड़क जाएगी, कहीं तूफान चला, फ्रिक्शन से चार्ज आया, आपने 9000 वोल्ट का पकड़ा है, आपके बॉडी के थ्रू कनेक्शन ले लिया हो, तो इसमें तो शायद 220 में थोड़ा बहुत बचने की संभावना भी है, मतलब क्या, वहां तो लाश नहीं मिलेगा, लेकिन अब देखिए भारत सरकार हमको ये भेज रही है, इसमें ट्रांसफार्मर काम करता है।
ध्यान से समझिए। एक होता है ट्रांसफार्मर ऊंचाई, एक होता है ऊंचाई, स्टेप अप स्टेप डाउन। सरकार ने क्या बोला, 4000 वोल्ट का, 5000 वोल्ट का, 10,000 वोल्ट का एसी भेजा। फिर मान ले जाए कि यहां से लेकर यहां तक शहर बसा हुआ है जिसको सप्लाई करना है, स्टेप डाउन 220 में लाओ। अब पूरा शहर में वायर दौड़ाओ जो कितने वोल्ट का है, 220 वोल्ट का। जैसे ही शहर खत्म हुआ, स्टेप अप फिर से 10,000 का बना दो और भेज दो। सरकार 220 भेजती तो हम तक 220 भी पहुंच नहीं पाता। समझ रहे हैं क्या? अब सारे कनेक्शन कहां से लेना चाहिए, एक स्टेप अप और स्टेप डाउन के बीच से ही आप कनेक्शन ले सकते हैं। गांव में देखे होंगे कि उसके घर के ऊपर से ऐसे वायर गया है, उसके खेत के ऊपर से वायर गया है, लेकिन वो 10 खंभा गड़ा के अपने खेत तक कनेक्शन लाया है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे घर के ऊपर से जो गया है वो 4000-5000 वोल्ट का है। कनेक्शन में ले तो सकता हूं लेकिन केवल एक ही बार, ठीक है, उससे कनेक्शन लेंगे। मैं 4500 वोल्ट से कनेक्शन लिया हूं। जो पुराने हैं वो जानते होंगे, है ना। जब स्कूल में था तो भाई ट्रांसफार्मर तो क्लास 12th में था, 11th में हमको भेज दिया गया न्यू ईयर में कि तुम जाओ और पिकनिक करके आओ। तो राजिम चले गए थे। तो मैं चूंकि अपनी स्कूल का कैप्टन था, मैंने क्या किया, अपने बस में लाउड स्पीकर, मिक्सर मशीन ये सब डाल दिया कि वहां जाके गाना बजाएंगे, नाचेंगे। अब बारी आई, मेरे साथ जो स्कूल टीचर गया था बोला कि चलो भाई गाना वाना लगाओ, नाचेंगे। ठीक है। मेरा एक दोस्त था, बोलता था मामा घर है वो मेरा, मैं बांस लेके आता हूँ। तो बस अच्छा हुआ कि मैं बस के पीछे था, सब कनेक्शन कर रहा था। मैं गलती क्या किया, बोर्ड में पहले मिक्सर मशीन को लगा दिया, एम्पलीफायर को लगा दिया, सब कनेक्शन कर लिया, उसके बाद कनेक्शन ले रहा था। तो मेरे को ही पता था, पढ़ा लिखा आदमी, पहले उदासीन को लगाया जाता है, उदासीन को नीचे में लगा दिया। अब लाल कलर की बारी आई, तो जैसे ही मैं उसको लगाया, कहा किसमें, लाइव वायर में, वो तार ही गायब हो गया, तार गायब। उसके बाद 10 मिनट में ब्लैक आउट हो गया। मैं बोला अभी बोर्ड में ऐसा लाल रंग का तार गया था, मैं खुद ही देखा था। मैं बोला पागल वागल तो नहीं हो गया हूँ। अपने दोस्त को बोला कि यार ऐसे 2 वायर निकला था, लाल वाला जैसे ही लगाया गायब हो गया। वो तो पागल है क्या, इसमें एक ही वायर निकला है, वो वहीं से ही टूटा हुआ होगा। फिर वो जो एम्पलीफायर रहता है ना, उसमें माइक लगाने का होल रहता है, वहां से थोड़ा धुआं आया। मैं समझ गया कि क्या हुआ है। ठीक है। उसके बाद मेरी नजर पड़ी खंभे पे, जिसमें ऐसे किया था 4500 वोल्ट। अब मेरे को पूरा समझ में आ गया था कि मेरे पास जितना ये सामान है पूरा खत्म हो चुका है। जो 220 वोल्ट के लिए बना है उसको कितना हम बियर करवाए हैं, 4500 वोल्ट। अब उसको जैसे तैसे पैक कर दिया, वापस रख दिया। फिर मैं टीचर आया कि यार गाना चलाओ, नाचेंगे। बोला सर 4500 वोल्ट का है, वो उड़ जाएगा पूरा, ये उड़ चुका था वो। स्कूल जाके मैं क्या किया, किसी को बताया नहीं और चुपचाप उसको रख दिया। अगले दिन प्रिंसिपल मैडम आए, उससे पहले मैं उनके केबिन में चला गया। मैडम ना मिक्सर मशीन काम कर रहा है, ना एम्पलीफायर काम कर रहा है, प्रेयर कैसे करवाएंगे। बोलती रुको, इलेक्ट्रीशियन को फोन करती हूँ। इलेक्ट्रीशियन को फोन किया, इलेक्ट्रीशियन म्यूजिक रूम में आया, वो खोला तो बोलता है ये किस तरीके का बिगड़ा हुआ है, ऐसा वाला तो नहीं देखा हूं मैं। मतलब पूरा जो मदरबोर्ड होता है ना, पूरा गोबर का कंडा नहीं होता है, वैसा हो गया था वो। मैडम को जाके बोल रहा है कि मैडम मैं एम्पलीफायर बनाने जानता हूँ, मिक्सर मशीन भी बनाने जानता हूँ, पर ऐसा वाला बिगड़ा मैं आज तक नहीं देखा हूँ। मेरे को देखता है, मेरे क्या देख रहा है, तू इलेक्ट्रीशियन, तू जान भाई। तो फिर नया खरीदवाया गया था। इतना खतरनाक हो सकता है। अब देखो 1 सेकंड का समय नहीं लिया था, समझ रहे, 1 सेकंड का समय निकल गया, अब पूरा अंदर से पिघल गया था। और ऐसा वाला बिगड़ा था जिसको बनाया नहीं जा सकता है। चलिए डोमेस्टिक सर्किट पे आते हैं। घर के अंदर जितने ये सारे कनेक्टेड है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, ये सब किस में कनेक्टेड है, समांतर में, क्योंकि सबको अलग अलग चालू बंद आप कर सकते हैं। लेकिन सजाने के लिए घर में जो झालर लाइट लगाते हैं, वो मतलब उसमें से एक भी खत्म तो उसके आगे का पूरा बंद हो जाएगा। समझ रहे क्या? तो एक एक बल्ब को चेक करना पड़ता है। तो सीरीज में है तो सब एक साथ चालू, एक साथ बंद। सीरीज में आप देखें एक ही पाथ है, वो कनेक्शन खत्म, पूरा खत्म। ठीक है। जबकि पैरेलल में अलग अलग पाथ है, एक को बंद कर दो बाकी चलते रहेगा, दूसरे बंद कर दो बाकी चलते रहेगा, तीसरे बंद कर दो बाकी चलते रहेगा। तो घर के अंदर सारे एप्लियंसेस, उपकरण आपस में समांतर में कनेक्टेड होते हैं, और इन सभी समांतर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है वैद्युत फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। और इलेक्ट्रिक फ्यूज लाइव वायर में होता है, जीवित तार में होता है। ठीक है। उसका काम क्या है, चलिए देखते हैं। लेकिन उसका जगह सब एमसीबी ने ले लिया है। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्यूज का जगह कौन ले लिया है, एमसीबी। जैसे ही टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, हीट ज्यादा हुआ अपने आप क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। टेम्परेचर कम होने के बाद में फिर से ऊपर कर लो। लेकिन पहले क्या होता था, वो चीनी मिट्टी वाला जो रहता था ना, वही पढ़ना है हमें, वो टूट जाता था और घर के सारे लाइट क्या हो जाते थे, बंद हो जाते थे।
बरसात में कई बार क्या होता था, कई आदमी गुस्सा हो जाता था कि बार बार ये टूट रहा है, मोटा वायर लगा देता था, तो ये तो बच जाता था। लेकिन घर के सारे उपकरण एक साथ उड़ गए होते हैं, तो उसको हमेशा पतला वायर रखना है, उसका प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। प्रतिरोध ज्यादा इसलिए क्योंकि घर के वायर जितने गर्म हो उससे ज्यादा गर्म ये होना चाहिए और जल्दी गल के टूट जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो शॉक बिजली के कड़कने से हुआ तो बचाना बहुत मुश्किल होता है। आप देखे होंगे कभी किसी कॉलोनी में बिजली इतना जोर से कड़कती है, हर घर में कुछ ना कुछ उड़ा है, पता नहीं लेकिन बल्ब में ऐसी कौन सी देवी शक्ति है, सब उड़ जाता है, बल्ब नहीं उड़ता है और सबसे सस्ता वही आता है। फ्रिज जाएगा, टीवी जाएगा, आखिर ना ये सब खराब होंगे, एसी जाएगा, बल्ब को कुछ नहीं। चलिए देखिए, 4 टर्म्स हैं डोमेस्टिक सर्किट में। पहला है अति भारण। ध्यान रखना ये चारों को आपको, चाहे हिंदी मीडियम वाले चाहे इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम में ही ध्यान रखना है। वो हिंदी में लिख देता है ऐसे ओवरलोडिंग, समझ रहे हैं। ये जो हिंदी का नाम है वो कॉमन नहीं है, हिंदी में ही ओवरलोडिंग लिख देता है। अति भारण यानी कि ओवरलोडिंग। दूसरा है लघु पथन। लघु पथन को हिंदी वाले भी शॉर्ट सर्किटिंग ही बोलते हैं। तीसरा है क्या, वैद्युत फ्यूज। चौथा है क्या, भूसंपर्क, ठीक है। जब घर में बहुत सारे उपकरण एक साथ उपयोग में लाए जाते हैं तो भारी मात्रा में धारा प्रवाह होती है। अब बहुत ज्यादा मात्रा में धारा प्रवाह होने की वजह से बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न होता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या पढ़े, हीट किसके बराबर होता है, I² RT, है ना। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा, ठीक है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा ऊष्मा जनरेट होगा, जितना ज्यादा समय के लिए करंट प्रवाहित होगा उतना ज्यादा ऊष्मा जनरेट होगा, ठीक है। तो बहुत सारे उपकरण एक साथ अगर उपयोग में लाया जाए, भारी मात्रा में करंट जनरेट होता है, करंट बहुत मात्रा में फ्लो होता है तो हीट भी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से तार के बाहरी आवरण के पिघलने का खतरा होता है और हो सकता है इसकी वजह से शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए। शॉर्ट सर्किटिंग किसी भी तरीके से अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के डायरेक्ट संपर्क में आ गए, एक दूसरे के डायरेक्ट संपर्क में आ गए, तो पूरा सर्किट का प्रतिरोध लगभग क्या हो जाता है, 0। और V इक्वल टू आप क्या पढ़ते हैं, IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। R का मान लगभग 0, तो I का मान लगभग इंफिनिटी। इतना ज्यादा मात्रा में करंट होगा, तुरंत शॉर्ट सर्किटिंग होते ही आग लगेगा, समझ रहे क्या। इसीलिए बोल रहे हैं लघु पथन। R क्या हो गया, बहुत कम हो गया, तो ये होता है शॉर्ट सर्किटिंग, जिससे आग लगने का खतरा होता है। अब इन दोनों के दुष्प्रभावों से बचने के लिए किसका उपयोग करते हैं, वैद्युत फ्यूज, ठीक है। क्या होता है, ये चीनी मिट्टी का ऐसा बना होता है और इसमें 2 ऐसे मेटल के निकले रहते हैं, इसमें ये फ्यूज वायर रहता है। तो जैसे ही ज्यादा टेम्परेचर हुआ, हीट जनरेट ज्यादा हुआ, ये पहले पिघल के टूट जाएगा और ये पूरे घरेलू परिपथ के साथ सीरीज में है। ये टूटा मतलब घर में जो लाइव वायर आया है वो पूरा क्या हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इन सब का डेजिग्नेशन होता है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। 1 एम्पियर वाला है तो 1 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो फ्यूज तार है उसका गुण क्या होना चाहिए। गुण होता है क्या, एक तो उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। अगला है भूसंपर्क। आप हर साल गर्मी में जरूर ये न्यूज पढ़ते हैं कि कूलर में पानी डालते समय खेल खत्म। हर साल आता है ये न्यूज, हर साल आता है। वो विंडो कूलर होता है जो मेटल वाला, बहुत खतरनाक चीज है, उसका कोई ऐसा भाग नहीं है जो भीगा ना हो और पूरा बॉडी किसका है, मेटल का। तो देखिए कैसे काम करता है भूसंपर्क। मान लिया जाए कि वही विंडो कूलर है लोहे वाला, ये खुद मौत का सौदागर है, ठीक है। अब इसमें 2 वायर सपोज आए हैं, अर्थिंग नहीं आया है। एक तो आया है लाइव वायर और एक आया है न्यूट्रल वायर, ठीक। उससे ये चल रहा है। चिंटू आया, ठीक, चिंटू नहीं जानते, हमाम साबुन में आता था। देखिए किसी भी तरीके से अगर लाइव वायर का एक आध वायर टूट के किससे टच हो गया, मेटल बॉडी से, अब पूरा मेटल बॉडी में क्या हो गया है, करंट आ गया है। चिंटू इसको छू दिया, चिंटू का खेल खत्म।
बॉडी का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ये करंट इससे जाना नहीं चाहता था लेकिन मजबूर है करंट, उसको कोई पाथ और नहीं मिला। लेकिन अगर आपने इसको अर्थिंग दे दिया, अर्थिंग खुद किससे कनेक्टेड रहता है, मेटल बॉडी से, और कहां गया होता है, अर्थ। अब क्या होगा, करंट के पास दो रास्ते हैं, या तो इसके बॉडी से चिंटू को निपटाते हुए जाए, या तो कहां जाए, अर्थिंग में। अर्थिंग में जाना प्रीफर करेगा क्योंकि वहां प्रतिरोध क्या मिलेगा, कम। तो मान लेते हैं कि लगभग 95% करंट कहां से चला गया, अर्थिंग से, और 5% गया है किसके बॉडी से। तो चिंटू को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। उस समय चिंटू क्या करेगा, करंट तो है, हाँ है, उसी समय कोई अर्थिंग को निकाल दे, फिर चिंटू को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि करंट है, देख के हम बता देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो भू संपर्क तार है, अर्थिंग है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचा लेती है। समझ रहे हैं? चलिए ध्यान दीजिए, चाहे ऊष्मा हो, चाहे कार्य हो, चाहे विद्युत ऊर्जा हो, तीनों का फॉर्मूला सेम रहेगा। कार्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को कार्य में, है ना, ऊर्जा को ऊष्मा में, ऊष्मा को ऊर्जा में, ये तीनों को एक दूसरे में बदला जा सकता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोले वही फॉर्मूला, हीट बोले वही फॉर्मूला, कार्य बोले या बैटरी द्वारा कार्य किया गया कार्य बोले वही फॉर्मूला। कौन कौन सा देखिए, यहां से निकाल लेते हैं कि विभव किसके बराबर लिखे थे, कार्य प्रति एकांक आवेश, तो W किसके बराबर हो गया, QV, और Q की जगह लिखता हूं IT, तो कार्य किसके बराबर, VIT। अब देखिए V इक्वल टू क्या लिख दूं, IR, IT, तो क्या हो गया, I² RT। अब और देख लीजिए, यहां पर I की जगह लिख दूं V/R, तो V इंटू V/R इंटू T, तो V²/R इंटू T। तो कार्य के तीन फॉर्मूले, 1, 2 और, तो वही तीनों फॉर्मूला किसका भी होगा, हीट का, वही तीनों फॉर्मूला भी किसका होगा, एनर्जी का। पावर, शक्ति क्या होता है, ये कार्य बटे समय बोले, चाहे एनर्जी बटे समय बोले, चाहे हीट बटे समय बोले, तीनों को भाग दे दो T से, तो पावर का तीन फॉर्मूला बन जाएगा, VI, I²R और V²/R। ठीक है, इसका यूनिट जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें से ये वाले को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अब देखो हीट होके जो एनर्जी बर्बाद हो रही है उसका भी बिजली बिल हम भर रहे हैं, है ना। तो हम चाहते तो नहीं थे लेकिन हीट तो जनरेट हो गई, तो एक काम करते हैं उसको एप्लीकेशन में बदल लेते हैं कुछ एक जगह। इलेक्ट्रिक प्रेस, जानबूझ के हमने उसके कॉइल को नाइक्रोम का बनाया है। नाइक्रोम एलॉय है, निकिल, क्रोमियम, है ना, और मैग्नीज। तो जानबूझ के ऐसे एलॉय से बनाया है, मिश्र धातु से बनाया है, जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। जैसे ही करंट पास करोगे बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा। 10 रुपए का सेंसर लगा दिए गोल घुमा घुमा के, इतना टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर, बन गई इलेक्ट्रिक प्रेस। तो हमने उसी हीटिंग इफेक्ट को किसमें बदल दिया, एप्लीकेशन में। गीजर, इमर्सर रॉड, पानी गर्म करने वाला रॉड, ठीक है, तो उसको एप्लीकेशन में बदला जा सकता है। ठीक है, चलिए ठीक।